नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। आखिरी दिन सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाते हुए नजर आएंगे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। पीएम सबसे पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे, फिर पीएम मोदी यूपी के कन्नौज में रैली में शामिल होंगे। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के आखिरी प्रचार में आज विरोधियों पर वार करेंगे। अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड से लौटकर योगी यूपी में 3 रैलियां करेंगे। सहारनपुर के बेहट और देवबंद के साथ साथ योगी अमरोहा के हसनपुर में जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार को चुनौती दे रहे अखिलेश यादव भी आज 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। अखिलेश के बदायूं की 2 सीटों और शाहजहांपुर में 1 सीट पर प्रचार का कार्यक्रम है। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ साथ उत्तराखंड और गोवा में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही हैं। अपने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनको चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड में जनसंपर्क अभियान करेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, हरिद्वार समेत उत्तराखंड के कई स्थानों पर रैली और जनसंपर्क अभियान कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर में उत्तराखंड की जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो साफ तौर पर इस बात को लेकर जो आम लोग हैं उनसे वोट मांगते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में बीते 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो तमाम चीजें हैं वो हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आखिरी चरण को लेकर चुनाव प्रचार इस वक्त जारी है उत्तराखंड और गोवा में, जहां विधानसभा चुनाव जो है एक ही चरण में होना है 14 फरवरी को। ऐसे में तमाम जो सियासी दल हैं वो पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा गोवा में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तमाम राजनीतिक दल गोवा में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में आज का दिन, आज का ये शनिवार सुपर शनिवार होने वाला है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो जनता के बीच अपनी बात को जनता तक हर संभव पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आज उत्तराखंड और गोवा में शाम 5 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अखिलेश यादव भी आज यूपी के रण में 2 सीटों पर जो है बदायूं की वहां चुनाव प्रचार करेंगे और शाहजहांपुर की 1 सीट पर भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड में जनसभा करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़े कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी के समर्थन में जनसभा करने के बाद हल्द्वानी और गढ़वाल के श्रीनगर में उनका कार्यक्रम होना है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को प्रियंका गांधी ने दून में कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया था। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल सभा से लोगों को संबोधित किया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल के मुताबिक उत्तराखंड में किसी चुनावी जनसभा को वो पहली बार संबोधित करेंगी। कुमाऊं में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय है, जिसके बाद अल्मोड़ा में रैली तय की गई है। लेकिन कोरोना मामले बढ़ने के कारण कांग्रेस ने यूपी समेत अन्य सभी राज्यों में बड़ी रैलियां रद्द कर दी हैं। इसके बाद कोरोना के बढ़ते मामले देख चुनाव आयोग ने भी प्रचार को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। तो आज उत्तराखंड के सियासी समर में
प्रियंका गांधी भी कूदती हुई नजर आएंगी और प्रियंका गांधी भी एक के बाद एक 3 अलग अलग स्थान जहां खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। उत्तराखंड में आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा और 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान होना है और ऐसे में तमाम सियासी दल जो हैं वो अब उत्तराखंड की जनता के बीच अंतिम समय तक अपने मैसेज को छोड़ना चाह रही हैं और इसीलिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली कर रहे हैं, अमित शाह उत्तराखंड में जनसंपर्क अभियान करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आज प्रियंका गांधी पहली बार उत्तराखंड में जो तमाम मतदाता हैं, जो उत्तराखंड के तमाम नागरिक हैं, उनसे संवाद करती हुई नजर आएंगी। प्रियंका गांधी उत्तराखंड के खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में चुनाव प्रचार करेंगी। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की उत्तराखंड में पहली फेस टू फेस चुनावी प्रचार होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी जो है वो लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुमाऊं में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके बाद अल्मोड़ा में भी रैली है, लेकिन कोरोना मामले बढ़ने के कारण रैली में लोगों की संख्या को सीमित रखने का भी एक तरीके से प्रावधान किया गया है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने देहरादून के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, तब उन्होंने वर्चुअल तरीके से जो है जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी खटीमा वो स्थान जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी जो है वहीं से आज चुनावी प्रचार कर साफ तौर पर कांग्रेस के लिए जो माहौल है आगामी विधानसभा चुनाव में उसको और कांग्रेस के पक्ष में बनाती हुई नजर आएंगी। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आज प्रियंका गांधी जब पहली बार उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए उतरती हैं तो उनके निशाने पर कौन कौन होता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उत्तराखंड के किच्छा के इंदिरा गांधी मैदान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरीके की बात बोली। अब इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस पार्टी लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अनिल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के मुंह से जो कुछ निकला है, अब उसको लेकर पूरी तरीके से राजनीति जो है वो गर्मा उठी है। किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं और क्या ये बयान हिमंता बिस्वा शर्मा की उस पुरानी टीस को भी उजागर करता है जिसको लेकर वो कई बार राहुल गांधी पर हमला बोल चुके हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, राजनीति में और पक्ष विपक्ष में हमेशा आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। खासकर चुनावी जब दौर चल रहा होता है तो वहां पर विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर आरोप करती है और सत्ता पक्ष भी विपक्ष की कमियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन हाँ, ये बड़ा शोभनीय और एक कहा जाए तो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक
मर्यादाओं की सीमाओं को लांघते हुए इस तरह की बयानबाजी की गई है। मैं नहीं समझता कोई भी पक्ष या कोई भी एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति इस तरह के स्टेटमेंट को शायद न स्वीकारे। हो सकता है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या पार्टी स्वयं इस तरह के बयानबाजी से अपने आप को दूर करेगी, क्योंकि जहां एक कार्यों को लेकर, कामों को लेकर या एक दूसरे के व्यक्तिगत जो लांछन लगते हैं वहां तक तो सीमित रहता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न पूछना या राहुल गांधी चूंकि हमेशा लोगों से, मोदी जी से या सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछते हैं, वो हमेशा जवाब मांगते रहते हैं, लेकिन हम उनसे कभी ये बात नहीं पूछते हैं। तो ये कहीं इसका कोई एक, अगर आप देखें तो समानार्थी एक तुलनात्मक कोई एक रेशियो देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए असम के मुख्यमंत्री और एक बड़ी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता होते हुए चुनाव प्रचार में अगर इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित है ये राजनीति का गिरते स्तर का परिचायक है। और कहीं ना कहीं ये सब समझ में आता है कि लोगों की जो एक मानसिक सोच है वो कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में बढ़ रही है, और एक दूसरे के प्रति विद्वेष या आप कहें एक दूसरे पर शत्रुता की भावना, जहां कहा जाता है ना मनभेद न हो मतभेद हो, तो अब वो सीधे मनभेद की स्थिति में आता जा रहा है। तो भारतीय राजनीति में खासकर देखने में आ रहा है, विचारधाराओं की लड़ाई तो हमेशा देखी गई है। और जिस तरीके से नहीं अनिल जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा उनके पिता पर गए, राहुल गांधी के पिता पर, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर, ये क्या बिलो द बेल्ट एक तरीके से टिप्पणी थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आमतौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चुनावी माहौल में आम बात है, लेकिन किसी के माता पिता पर जाना और उस व्यक्ति पर जाना जो इस देश का प्रधानमंत्री भी रह चुका है, क्या ये जो परिपाटी बीजेपी ने शुरू की है हेमंता बिस्वा शर्मा उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था। मैंने तो स्टार्टिंग में ही कहा ना कि चुनाव का दौर हो या न हो, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे के कार्यों के प्रति प्रश्न उठाना या यहाँ तक कि व्यक्तिगत उनके किए गए कार्यों में भी प्रश्न उठाना एक बार कहीं न कहीं स्वीकार्य है। लेकिन इस तरह हेमंता जी को मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी के पिता के बारे में पूछना, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं जो इस देश का प्रधानमंत्री रहा हो, एक देश का सर्वमान्य नेता रहा हो, और जो प्रश्न उन्होंने पूछा वो मुझे लगता है शायद अगर उनसे खुद पूछ लिया जाए तो वो उनको खुद नहीं स्वीकार होगा और बुरा लगेगा। तो राजनीति में इस तरह के प्रश्न पूछना, ये जो एक परिपाटी, अभी तक तो खैर ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये अगर इस तरह हो रहा है और बीजेपी इस पर खुद ब खुद अगर आगे आकर इस पर सफाई नहीं देती या किसी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं जारी करती है, तो निश्चित रूप से माना जाएगा कहीं ना कहीं राजनीति को गलत डायरेक्शन में मुद्दों से या जो सही सरोकार वाले विषय हैं उनसे मोड़कर राजनीति के स्तर को गिराकर। आज प्रियंका गांधी भी अनिल जी उत्तराखंड में चुनावी सभा करेंगी। प्रियंका गांधी, क्या उम्मीद जताई जाए कि प्रियंका गांधी हेमंता बिस्वा शर्मा के इस सवाल का जवाब दे सकती हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देंगी, दे नहीं सकती है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसका जवाब देंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो अपना स्तर गिराकर जवाब देंगी। निश्चित है इस पर वो नाराजगी जरूर जाहिर करेंगी और उत्तराखंड की जनता से वो जरूर इस बात को इंगित करेंगी या सचेत करेंगी कि देखिए जिस आदमी की सोच इस तरह हो, जो आदमी इस तरह की बयानबाजी करता हो, जो आदमी या पार्टी जिसके प्रचारक इस तरह की बातें करते हैं, वो आपके साथ क्या करेंगे। वो कहीं न कहीं जनता इस मुद्दे को भुलाने का प्रयास करेंगी, कहीं न कहीं जनता की भावनाओं को वो अपने से अब इस मुद्दे को, इस प्रश्न को लाकर जोड़ने का प्रयास करेंगी और इसी बहाने वो हेमंता या बीजेपी को जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करते हुए असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि शर्मा मानसिक संतुलन खो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पार्टी को गाली दे रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, हार सामने देख असम के मुख्यमंत्री ने मानसिक संतुलन खोकर राजनीतिक दिवालियापन की सब हदें पार कर ली हैं। अब मोदी जी की निष्ठा प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी पार्टी को गाली देना जरूरी है। यह हेमंता शर्मा के छिछोरेपन और घटिया सोच का सबूत है। शर्मा कुछ साल पहले बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस में राजनीति करते हुए नजर आते थे।
कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हिजाब विवाद के मद्देनजर राज्य में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा बढ़ाकर 16 फरवरी तक के लिए कर दी गई है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वनारायण ने कहा कि परीक्षाएं हालांकि निर्धारित समय पर होंगी और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र दोनों ने संकेत दिया था कि प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज को फिर से खोलने के संबंध में निर्णय 14 फरवरी को लिया जाएगा। नारायण ने कहा कि हिजाब विवाद को देखते हुए कॉलेज और तकनीकी शिक्षा विभाग ने 9 फरवरी से 11 फरवरी तक संस्थानों को बंद रखने की घोषणा की थी, लेकिन अब एहतियात के तौर पर इसे बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बंद सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी लागू है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मॉरिस पायने के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के बाद S जयशंकर ने कहा कि हमने आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में भी चिंताओं को साझा किया। सीमा पार आतंकवाद को लेकर हम गंभीर हैं। साथ ही उन्होंने चीन से सीमा विवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस का भी दौरा किया और शहीद सैनिकों की स्मृति को सम्मानित किया। तो वहीं जयशंकर ने कहा कि कोविड के इस बहुत कठिन दौर में भी दोनों देशों के बीच लगातार बहुत सी चर्चाएं हमारे संबंधों में आए बड़े परिवर्तन को दर्शाती हैं। मैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा सीमाओं को खोलने के फैसले का स्वागत करता हूं, जिससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो भारत में वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। विशेष रूप से छात्रों और अस्थायी वीजा धारकों को इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में 4 नगर निगमों सिलीगुड़ी, बिधानगर, आसनसोल और चंद्रनगर के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित सभी 4 नगर निगम क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार मतदान शाम 5 बजे तक होगा। वहीं चारों नगर निगम के लिए मतदान 14 फरवरी को किया जाएगा। दूसरी तरफ कोविड को देखते हुए वोटिंग करने आ रहे लोगों का थर्मल स्कैन मशीन से टेम्परेचर चेक करने के अलावा मास्क की चेकिंग भी की जा रही है। और अभी तक बिधानगर के 41 वार्ड में कुल 203 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सिलीगुड़ी नगर निगम में 47 वार्ड में 200 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चंदन नगर में 33 वार्ड के लिए 120 और आसनसोल के 106 वार्ड में 430 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वाम मोर्चा ने 2015 में सिलीगुड़ी निगम चुनाव जीता था, जबकि 3 अन्य नगर निगमों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा SEC आने 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल में 108 नगर पालिकाओं में निकाय चुनाव भी कराएगा। यह चुनाव काफी पहले होने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते टलते गए। अब पूरे साल बाद चुनाव की तारीखें तय की गई हैं। सीमा सुरक्षा बल और थल सेना की टीम ने वायुसेना के सहयोग से गुजरात के भुज में शुक्रवार को 6 पाकिस्तान से आए मछुआरों को गिरफ्तार किया और 11 नौकाएं जब्त की। भुज में हरामी नाला के इलाके में 9 फरवरी को मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नौकाओं और मछुआरों को घुसपैठ का पता चला था। BSF ने घुसपैठ का पता चलते ही तत्काल 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। BSF ने बृहस्पतिवार को अपने विशेष क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो को इस अभियान में लगाया था। करीब 30 घंटे तक चले सघन अभियान के बाद ये सफलता मिली। अधिकारियों के मुताबिक जब्ती के बाद BSF ने ये पता लगाने के लिए खाड़ी क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया कि क्या पड़ोसी देश से ऐसी और कोई नौका भारतीय जल क्षेत्र में दाखिल हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 50,407 नए केस सामने आए हैं और 804 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बीते दिन 58,077 मामले दर्ज किए गए थे। देश में पॉजिटिविटी रेट अब
3.48 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6,10,443 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,07,981 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 1,36,962 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 4,14,68,120 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एफएम न्यूज पर लगातार जारी है।